आप सबका स्वागत है आपके पहल कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज मैं जो लेकर के आया हूँ ये आप लोगों का है ज्योग्राफी। मैं जीएस पढ़ाऊँगा और जीएस में एक एक पार्ट को हम कवर करेंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी, भूगोल। और आप लोगों को पता है कि भूगोल के पार्ट से एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स में आपके भारत का भूगोल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और रही बात विश्व के भूगोल की तो हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और भारत के भूगोल के बाद हम लोग उसको कोरिलेट करेंगे विश्व के भूगोल से। और एक पार्ट है फिजिकल भूगोल का जो हम बात करते हैं। फिजिकल भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, कुछ हिस्से पढ़ने, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं, ये पार्ट है भारत के भूगोल का। यदि हम बात करें भारत के भूगोल में तो सबसे शुरुआत तो भारत के भूगोल में सबसे शुरुआत कहाँ से होती है भाई? शुरू वहाँ से होती है जब हमारा भारत बना होगा, भारत का स्ट्रक्चर आया होगा। हम पूरी कहानी नहीं जानेंगे कि कहानी के हिसाब से कि भारत किस लैंड का हिस्सा है और किस प्लेट का हिस्सा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो एक लेकर आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम केवल इतना पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक संरचना क्या है, जो इंडिया है इसकी भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि रही बात तो हम पहले भारत का भूगोल में हम जान लेंगे कि भौगोलिक संरचना क्या है, फिर जानेंगे भूगर्भिक संरचना क्या है, उसके बाद इसकी भौतिक संरचना क्या है। ये तीन हिस्से जानना जरूरी है। यदि हम इन तीन हिस्सों को पढ़ लें तो भारत का भूगोल पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आज हम शुरू करेंगे। आपका सबसे पहला वो है भौगोलिक संरचना क्या है भारत की। उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि जो भारत है, इंडिया है, ये भारत के जो नाम है, भारत के नाम से भी जानते हैं, आर्यव्रत के नाम से भी जानते हैं, इंडिया के नाम से भी जानते हैं और हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे, किस तरह इसका नाम परिवर्तित होता है और क्यों इसका नाम किसके नाम पर कैसे कैसे रखा गया है, इसको जम्बू द्वीप कहाँ कहा गया है, हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं शुरुआत हमारा नाम आर्यव्रत से होती है। यदि आर्यव्रत की बात करें तो हमारी पौराणिक कथाओं या हम बात करें वेदों के हिसाब से हम बात करें तो 1000 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ एक युद्ध होता है। जिस 1000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व एक युद्ध होता है जिसका नाम था दशराज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, जो आर्यों और अनार्यों के मध्य रखा गया था, जिसमें राजा सुदास विजित हुए थे, जीते थे और आर्यों ने यहाँ पर आधिपत्य किया था। और आर्यों ने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया और उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम आर्य रखा, आर्यव्रत रखा। आर्यव्रत मतलब आर्यों का राज्य, आर्यों द्वारा राज्य किया जाने वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं उसके बाद जो पार्शिया जो वर्तमान में ईरान है, वहाँ के लोग जब आते हैं उन लोगों ने, वो सबसे पहले भारत में प्रवेश करते हैं और वो जब आते हैं तो उन्होंने इसका, उनको चूंकि प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं ना, उच्चारण करते हैं, उसमें थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन था। स और ह, याद रखिएगा, जो स था, जो स हम बोलते थे, उस स को ह बोलते थे। इसी वजह से उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और उसी से हमारा हिंदुस्तान बना है। और कहा जाता है कि जो यहाँ के लोग थे उन लोगों ने इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से सिंधु लोग ना कह करके हिंदू लोग कहने लगे और हिंदू भी वहीं से उत्पत्ति हुआ है। मतलब हिंदुस्तान की शुरुआत, हिंदुस्तान नाम की शुरुआत कहाँ से होती है? पार्शिया अर्थात ईरान के लोगों द्वारा किया गया था। ठीक है, इतना क्लियर। फिर आगे आते हैं, अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया यूनानियों द्वारा इंडिया नाम रखा गया था, याद रखिएगा। उन्होंने इंडोस, इंडिया जो शब्द है वो इंडोस से बना है और इंडोस का मतलब इंडस, इंडस मतलब सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता था और इंडिया नाम उन्होंने रखा था, यूनानियों ने द्वारा रखा गया था। और आखिरी हमारा है भारत। भारत हमारा नाम आप सबको पता होगा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। लेकिन क्या आप इतना तो कहानियों में, किंवदंतियों में पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली एक चीज और मैं बता दूं, कहा जाता है और ये बताता है जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जैन धर्म की, जो जैन धर्म है, जैन धर्म की जो तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों में जो सबसे पहला तीर्थंकर हुआ जिनका नाम था ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं भरत। कहा जाता है जैन धर्म की कि ऋषभदेव के पुत्र भरत थे, उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और संवैधानिक रूप से बात करें, संविधान की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में
आर्टिकल 1 में इस देश का नाम भारत और इंडिया वर्णित है। याद रखिएगा, भारत और इंडिया वर्णित है, मतलब इंडिया जो देश है ये इंडिया और भारत दोनों के दोनों हमारे संविधान में वर्णित है। ये तो केवल नामकरण का हो गया। अब आते हैं इसकी भौगोलिक संरचना का। तो भौगोलिक संरचना से आने से पहले थोड़ा सा जान लें कि जब अर्थ बना था, अर्थ के केवल दो ही हिस्से थे, एक ल्यूरेशिया था और दूसरा गोंडवाना था। गोंडवाना जो लैंड था वो साउथ का हिस्सा था, दक्षिण का हिस्सा था, और उसी में एक प्लेट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसी का हिस्सा है इंडिया। ठीक है, उसी से हमारा इंडिया बना। अब आते हैं थोड़ी सी भौगोलिक संरचना के ऊपर। तो भारत का मैप आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। भौगोलिक रूप से अक्षांशीय और देशांतरीय रूप में इसको कहाँ दर्शाया गया है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से, यदि उत्तरी पूर्वी अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी पूर्वी अक्षांशीय दृष्टि से भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, याद रखिएगा कहाँ पे, 37 डिग्री 6 मिनट है। मतलब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध अक्षांशीय दृष्टि में, अक्षांशीय दृष्टि से हमारा कहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ से हमारा ये देशांतरीय दृष्टि से, पूर्वी देशांतरीय दृष्टि से जो हमारा है, यह हमारा कहाँ से कहाँ तक है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। याद रखिए कहाँ पर है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये याद रहेगा। अब एक चीज और जान लीजिए कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी इसके बारे में हम अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, ये हमने बता दिया कि अक्षांशीय दृष्टि में और देशांतरीय दृष्टि में हम कहाँ स्थित हैं, किस कहाँ पर है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय दृष्टि पर, और पूर्वी देशांतरी में हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट की। ये ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है। तो उत्तर पूर्व में, याद रखिएगा ग्लोब में भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, याद रहेगा। अब बात करते हैं, इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ से कुछ स्पेशली रेखाएं भी गुजरती हैं, जिनमें से हमारा ग्लोब, यदि हम बात करें यहाँ पे, यदि हम ग्लोब बना लें, यदि ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब को मुख्यतः ग्लोब में 3 काल्पनिक रेखाएं हैं। उन काल्पनिक रेखाओं के बारे में हम डिस्कस कर लें तो उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करना आसान हो जाएगा। ग्लोब में 3 काल्पनिक रेखाएं हैं। ग्लोब यदि हम बात करें तो ग्लोब अर्थ का, याद रखिएगा, ग्लोब अर्थ का एक छोटा सा स्वरूप है। छोटा मतलब ग्लोब कह लीजिए, जो ग्लोब है वह छोटा सा पृथ्वी है, और ग्लोब एक पूर्ण एक आकार है, उसको 2 बराबर भागों में, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इस ग्लोब को मतलब इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम एक काल्पनिक रेखा करती है, और उसको हम लोगों ने नाम दिया था, याद रखिएगा, उसका नाम दिया गया, थोड़ा सा ऊपर खींच लिए इसको और नीचे कर लें, उसका नाम था भूमध्य रेखा। भैया भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं ये समझिएगा। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से, पृथ्वी को बीच से काटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। और यदि बात करें, एक बात बताइए, यदि मैं आप लोगों से कोई कोण बना दो, कोई एंगल बनाने के लिए आपसे कहूं तो आप एंगल बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, जब तक बेस नहीं होगा। एक बेस चाहिए, और यहाँ पृथ्वी का यहाँ पे ना बेस है ना यहाँ बेस है, तो भाई इस बेस पे हम बना नहीं सकते थे। इसी वजह से इसको बिल्कुल मध्य से हमने काट दिया, वह एक काल्पनिक रेखा थी, और इसको हमने दिया 0 डिग्री। याद रखिए कितना है, 0 डिग्री। अब यहाँ से यदि हम जाते हैं, इसने 2 भागों में पृथ्वी को बांट दिया, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमारा डिग्री यहाँ से बढ़ते हुए मैक्सिमम यहाँ 90 डिग्री पर जाता है, और ऐसे ही ये नीचे यहाँ बढ़ते हुए कहाँ तक आता है, 90 डिग्री पर आता है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, वो नाम जान लो भैया, क्या नाम से जानते हैं? जो दूसरा नाम से जानते हैं वह है आपका कहलाता है विषुवतीय रेखा। भैया विषुवतीय रेखा इसको क्यों कहते हैं, ये प्रश्न उठता है कि विषुवतीय रेखा क्यों कहते हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर 0 डिग्री पर दिन और रात बराबर होता है, और यही रीजन है कि इसे विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। अब आते हैं ऊपर, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को भी 2 भागों में बांटा गया है, उसकी बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कितने डिग्री पर बांटा गया ये बता दूं, 23.5 डिग्री। याद रखिएगा
23.5 नॉर्थ। याद रखिएगा, ये याद करना बहुत जरूरी है भैया, ये नॉर्थ याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। और इसका नाम दिया गया कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक है। और हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर को भी दो भागों में बांट दिया गया और ये भी 23.5 डिग्री, याद रखिएगा कितने, 23.5 डिग्री साउथ में बांटा गया है। कहाँ? 23.5 डिग्री साउथ में। और इसका नाम दिया गया मकर रेखा। याद रखिए क्या नाम दिया गया? मकर रेखा। ये तीन चीजें क्लियर हो गई, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब बात करते हैं आगे आकि भैया इतना तो सही हो गया, इतना तो आप समझ गए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा समझ गए। और इसके अलावा अब जान लें कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इन लाइन को, ऐसे ही हॉरिजेंटल लाइन ढेर सारी हैं, मैं उन हॉरिजेंटल लाइंस की डिस्कस कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। जैसे ये हमारी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ठीक है, ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन है, उस हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग नाम देते हैं अक्षांश, ठीक है, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं? ये जो हमारा मिलता है, जो हमारा ये, यदि हम बात करें, ये वर्टिकल जो लाइन मिलती है, इसको हम लोग देशांतरी रेखा कहते हैं, ठीक है, इतना याद है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, वो मैं बता दूं इन रेखाओं से। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इन तीनों को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा एक ऐसा रेखा है जिसको 2 बार काटने का काम हमारा करता है, वो नदी का नाम है कांगो नदी। क्या नाम है? कांगो बेसिन, जिसे कांगो बेसिन कहते हैं। कांगो देश अर्थात अफ्रीकन कंट्री है, कांगो नदी है। इसके अलावा यदि हम बात करें कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम जो करती है, उसका नाम है, जो 2 बार इसको, कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है, याद रखिएगा 3 बार मैंने काट दिया, 2 बार, वो हमारी भारत की एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी, याद रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें हमारा मकर रेखा को, मकर रेखा को भी 2 बार काटने का काम जो करती है, उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। कहाँ की? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जो इसको 2 भागों में काटती है। किसको? मकर रेखा को। याद रहेगा, कर्क, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मैंने तीनों को बता दी कि 2 बार काटने वाली नदियां कौन सी हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारे यहाँ जितने कॉन्टिनेंट हैं, उनमें से वह कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही रेखाएं काटती हैं? तो याद रखिएगा, वह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट याद रहेगा, दिमाग में बैठा लेना भैया, बड़ा आसान है, टफ नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जीएस सबको टफ लगता है, जनरल स्टडी बहुत टफ लगता है लोगों को, लेकिन एक्चुअली बताएं टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस यही है कि यदि आसान है तो उसको आसान बनाओ, ठीक है। और आसान बनेगा कैसे? उसको आसान वे में पढ़ो यार, इजी वे में पढ़ो। बहुत जरूरी नहीं है एकदम पढ़ते रहो भैया, रट लो रट लो रट लो भैया, रटने से नहीं होता। लुसेंट आप लोग पास होगी, लुसेंट में 1 लाइनर आप पढ़ते हो भैया, 1 लाइनर याद करके क्या कर लोगे? ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का है, मैप पर पढ़िए। यदि ज्योग्राफी आपने मैप पर पढ़ लिया तो गारंटी देता हूं कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। चलिए अब आते हैं हम भारत की मैप पर। तो भैया कर्क रेखा भारत को काट रही थी, तो यहाँ पे कर्क रेखा भी तो होगी। तो चलिए हम कर्क रेखा को बना लें। यदि हम कर्क रेखा को बना लें तो कुछ ऐसे कर्क रेखा जा रही है। चलिए इसे हम थोड़ा सा रफ कर दें, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा हो गई। इसके अलावा एक और रेखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, और वो रेखा हमारी कहलाती है, चूंकि थोड़ा सा इधर आ गया, इसको और इधर हम ले लें। हाँ चलिए, एक रेखा हमारी है मानक रेखा, स्टैंडर्ड लाइन। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, कर्क रेखा को भी जानेंगे और स्टैंडर्ड लाइन को भी जानेंगे। अब बात करते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड लाइन है ये कितने डिग्री पर है? तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पर। कितने पर है? 82.5 डिग्री पर। और भैया कर्क रेखा भी बताया हूं, तुरंत बताया हूं, कर्क रेखा कितने पर होगी? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, याद रहेगा। और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना,
कि ये डिग्री भी एग्जाम में पूछा गया है और इसके अलावा पूछा है कि यह कितने स्टेट को काटती है, कितने स्टेट से पास होती है, मतलब कितने स्टेट से होकर के जाती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्क रेखा पर, बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है या कौन सी सिटी है, कौन सा राज्य है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को हम जानेंगे। चलिए थोड़ा सा हम कर्क रेखा के बारे में बता दें कि कर्क रेखा कुल टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। याद रहेगा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। अब बात करते हैं ये 8 राज्यों से यदि होकर के जा रही है तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? भैया मेरे साथ दिमाग से बस यहाँ देखना, केवल मैप याद होगा ना तो गारंटी देता हूं रट जाएंगे 8 राज्य। कब? जब ये मैप याद होगा। भैया दिमाग में ना देखो, दिमाग में ना मैप घुमाओ, भारत का मैप घुमाओ, और भारत का मैप आपके दिमाग में घूमना चाहिए। यदि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो भारत का मैप आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कहीं परेशानी ना हो, आप तुरंत का तुरंत आंसर निकाल सको। चलो देखते हैं कि यदि हम बात करें 8 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले भैया ये हिस्सा कौन सा है? गुजरात का है, गुजरात से होकर जा रही है। भैया हल्का सा यहाँ पे ये राजस्थान का हल्का सा क्षेत्र स्पर्श करती है। याद रखिएगा महाराष्ट्र नीचे है, राजस्थान के क्षेत्र को भी हल्का सा स्पर्श करते हुए जाती है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश पूरा का पूरा आ जाएगा। याद रखिएगा, ध्यान सुनिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मैं लिखते चल रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, ये क्या आ जाएगा? एमपी। एमपी के बाद इसे जस्ट चिपका हुआ भैया एक और है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे 2 और बढ़िया से याद कर लो भैया, एक हमारा झारखंड भी तो आता है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? झारखंड। ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा मैप में गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा मैप मैं सही कर दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 स्टेट है ना, मैं इसलिए थोड़ा सा कहा कि भाई बना लो। ये है त्रिपुरा और ये हमारा क्या है? मिजोरम। याद रहेगा कि हमारे कौन कौन से 8 राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिलाकर 8 राज्य। क्लियर? भैया ध्यान समझ लो एक बार फिर, गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य हो गए। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। ये 8 राज्यों से होकर कौन सा जाता है? कर्क रेखा जाता है। क्लियर? अब मैंने एक वर्ड को, अब शुरू में एक वर्ड बोला था, कहा था कि भैया इससे क्वेश्चन पूछता कि कौन सा शहर बिल्कुल मध्य में स्थित है, तो 2 शहर का नाम याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका रांची, जो रांची शहर है वह कर्क रेखा के बिल्कुल मध्य स्थित है। याद रखिएगा, जो रांची शहर है, और रांची है कहाँ भैया? आपका झारखंड की राजधानी। इसके अलावा हम बात करें, 2 शहर और आते हैं मध्य प्रदेश का। याद रखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश का भोपाल आता है। क्या आता है? मध्य प्रदेश का भोपाल आता है। और इसके अलावा त्रिपुरा का अगरतला। अगरतला आपको पता होगा कि अगरतला राजधानी है। किसकी राजधानी है भैया? अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। 3 शहर याद रखना। यदि ऑप्शन में तीनों हो तो आंसर डायरेक्ट होगा रांची। यदि ऑप्शन में भोपाल और रांची हो तो रांची ही होगा, भोपाल और अगरतला हो तो अगरतला होगा, फिर भोपाल होगा। ये 3 चीज दिमाग में बैठा लेना, याद कर लेना। ये 3 शहर बिल्कुल मध्य में आते हैं। किसके? कर्क रेखा के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं। ये 3 चीजें याद रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं, अब हम आते हैं थोड़ा सा मानक रेखा पे, स्टैंडर्ड लाइन पे। तो थोड़ा सा इसको मैं यहीं पर रफ कर लेता हूँ। यदि हम बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिटा लूँ कि ये जगह हमारे लिए खाली हो जाए और आसानी से हम यहाँ बना सकें। चलिए हाँ, अब देखते हैं कि यदि हमारा यहाँ पे ये बना ले, ये हिस्सा बना ले, हम इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं कि आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। यदि हाँ, अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर हाँ, ये हमारा कौन सा है? मानक रेखा। एक प्रश्न उठता है कि मानक रेखा का भैया काम क्या है? याद रखिएगा, भारत में जो टाइम जोन, जो भारत में समय निर्धारण होता है, ये मानक रेखा से ही होता है। मानक रेखा 82.5 डिग्री पर है। कितने पे है? 82.5 डिग्री पर मानक रेखा स्टैंडर्ड लाइन है। अब स्टैंडर्ड लाइन की बात करें तो स्टैंडर्ड लाइन कितने राज्यों से होकर जाता है? तो याद रखिएगा
5 राज्यों से होकर जाता है। स्टैंडर्ड लाइन कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से होकर जाता है। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्यों का नाम तो याद करना जरूरी है ना भैया, आता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन स्टैंडर्ड लाइन पर नहीं है या जहां से स्टैंडर्ड लाइन नहीं गुजरती, तो भैया याद करना जरूरी है। अब सुन लीजिएगा कि स्टैंडर्ड लाइन कहां कहां से होकर गुजरती है। सबसे पहला भैया हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी आ गया। यूपी के बाद यहां पे इस हिस्से में आ जाएगा एमपी, और इसी से चिपका हुआ कौन सा आ जाएगा? जानते ही हैं, छत्तीसगढ़। इसके अलावा ये हिस्से में, इस हिस्से में आ जाएगा उड़ीसा, और यहां पर आ जाएगा कौन सा आपका? आंध्र प्रदेश। याद रहेगा कि कौन कौन से 5 राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इन 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। याद रहेगा कि जो हमारे स्टैंडर्ड लाइन है यह 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब बात करते हैं इसके अलावा, एक प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में कि बिल्कुल मध्य से होकर कहां से गुजरता है, तो वह शहर है आपका, अब इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इलाहाबाद का नैनी। ये आप लोग पढ़ते हैं, जानते थे, लेकिन अब दिमाग थोड़ा चेंज करो भैया, चेंज हो गया है। अब वह नहीं रहा, अब जो बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है यूपी का मिर्जापुर। मिर्जापुर याद है? कालीन भैया, मिर्जापुर याद है ना, कालीन भैया। तो इसे 2-3 चीज याद कर लेना। मिर्जापुर से होकर गुजरता है बिल्कुल मध्य से कौन? स्टैंडर्ड लाइन। और मिर्जापुर का सबसे फेमस है क्या? कालीन। ये एग्जाम में आया है। कालीन कहाँ का फेमस है? यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में आया है। मिर्जापुर रट लेंगे, और मिर्जापुर से भैया कालीन भैया, कालीन भैया मतलब मिर्जापुर, बस यही याद कर लीजिए, वो क्लियर हो गया। यहाँ अब आगे आते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में आते हैं कि स्थलीय सीमा कितनी है, हमारे देश की क्षेत्रफल कितना है, हमारा देश का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, हमारे देश का क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है, स्थलीय सीमा की लंबाई, सबसे सुदूरतम बिंदु कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम रफ कर लें, इसके सब मिटा लें, तब हम और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसको सब हम मिटा लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बना लो भैया, हो गया। हाँ, ये लाइन खींचना जरूरी है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इसके अलावा मैंने एक चीज़ बताया थोड़ा सा, जो मैंने मानक रेखा बताया, मानक रेखा ध्यान समझिएगा, मानक रेखा और जो हमारी ग्रीनविच रेखा है जो लंदन में है, ग्रीनविच रेखा जिससे वर्ल्ड का पूरे विश्व का टाइम डिफाइन होता है, उसके मध्य जो गैप है 5 घंटा 30 मिनट, याद रखिएगा 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटे का अंतर है। याद आएगा 5.5 घंटा का अंतर है आपके मानक रेखा और ग्रीनविच रेखा में। मैंने एक चीज बताया 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी अभी आगे फिर आएगा तो मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। यदि हम पूर्व में देख लें, पूर्व में इसकी लंबाई देख लें तो 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा पूर्व में, यदि पश्चिम से पूर्व ये डायरेक्शन में आ जाए तो हमारा कितना 2933 किलोमीटर, और हमारा इस उत्तर से लेकर दक्षिण वाला ये दिशा देख लें तो ये है 3214 किलोमीटर। याद रहेगा ये इसकी लंबाई है, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। अपूर्णतः स्थलीय सीमा की लंबाई ये उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व में 2933 किलोमीटर। इसके अलावा स्थलीय सीमा की लंबाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्थलीय सीमा की लंबाई यदि हम बात करें तो यह है 15,200 किलोमीटर। कितना है स्थलीय सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा यदि हम बात करें स्थलीय सीमा के अलावा इसके बाद हम बात करें तो हमारा क्षेत्रफल बात करें भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रहेगा। इसके अलावा यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का यह क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। अब इंपॉर्टेंट, कई जगह बुकों में यह आपका
2.40 मेंशन है, प्रतिशत मेंशन है। याद रखिएगा 2.4 है, कोई जगह 2.43 है। तो ऑप्शन में निर्भर करता है। यदि आपके वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो 2.4 सही हो जाएगा, लेकिन यदि आप यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, लोअर पीसीएस का, एआरओ का, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे 2.43 ही सही होगा। यह आयोग का आंसर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भारत, यदि हम ये 4 कोण हो गए ना, तो भारत की आकृति कैसी हो गई? चतुष्कोणीय हो गई। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय। भारत चतुष्कोणीय आकृति का है। भारत यदि हम बात करें तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो याद रखिएगा 3 तरफ से जो समुद्र से घिरा होता है या जल से घिरा हुआ क्षेत्र, 3 तरफ से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें जो चारों तरफ से घिरा होगा उसे आइलैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइलैंड कहते हैं। तो हमारा भारत 3 तरफ से घिरा है। अब कहोगे भैया 3 तरफ से कहां से? तो इधर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर हमारा क्या आ जाएगा? अरब सागर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अरब सागर आ जाएगा। इस क्षेत्र में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाले हिस्से में क्या है भैया? निचवा हमारा हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। और बता दूं भारत विश्व का इकलौता ऐसा कंट्री है जो किसी महासागर के नाम पर है, अर्थात हिंद महासागर हिंदुस्तान। याद रहेगा। अब आगे की बात करते हैं। अब स्थलीय, मैंने बात कर लिया इस हिस्से की, हाँ, दोनों की कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। तो भैया ये हमारे जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, और ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। कर्क रेखा, याद रखिएगा कर्क रेखा एक ऐसा रेखा है जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटता है, और उत्तर और दक्षिण में बांटने का काम एक पर्वत श्रृंखला भी करती है जो भारत को पूर्णतः बिल्कुल मध्य से बांट देती है उत्तर और दक्षिण में। वह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं इस हिस्से में कि दक्षिणी का जो हिस्सा है ये समुद्र से घिरा है। तो भैया ये हमारा क्या है? तटीय क्षेत्र है। यदि तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरियाज है, तो ये कोस्टल एरियाज की भी कुछ लंबाई होगी। तो उस कोस्टल एरिया की लंबाई जान लेते हैं। तो इस कोस्टल एरिया की कुल टोटल लंबाई, याद रखिएगा तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन इसके अलावा कुछ आइलैंड भी तो है भैया। कुछ आइलैंड क्या क्या है? याद रखिएगा ये वाले जो क्षेत्र है, मतलब ये जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर एक आइलैंड जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। और जो हमारा पश्चिम दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर है आपका, जिसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। अर्थात इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार, और इसको जानते हैं लक्षद्वीप। इसकी लंबाई, यदि इस हमारे इस आइलैंड की लंबाई की बात करें, इन द्वीप की लंबाई की बात करें, तो इस द्वीप की लंबाई की यदि हम बात करें तो द्वीप की लंबाई हमारी टोटल है 2416.6 किलोमीटर। याद रहेगा 2416.6 किलोमीटर है। यदि 2416.6 किलोमीटर है तो टोटल यदि हम बात करें तटीय सीमा की कुल टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। याद रहेगा कुल टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। इतना क्लियर कि कुल टोटल तटीय सीमा की लंबाई यदि हम निकालें तो तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, और हमारा द्वीपों की लंबाई, आइलैंड की लंबाई कितनी है? 2416.6 किलोमीटर। और टोटल निकाल लें तो 7516.6 किलोमीटर क्या हो जाएगी? आपकी आइलैंड कुल टोटल तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी। इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं सुदूरतम बिंदु की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और सुदूरतम पे आने से पहले मैं क्षेत्रफल की बात कर चुका हूं, तो इसको डिस्कस कर लूं। भारत यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत विश्व का 7वां कंट्री है, 7th कंट्री है, 7वें नंबर पे आता है। इसके पहले 6 कौन से हैं? मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले पे रूस आता है, रूस है। दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे आता है चीन, चौथे पे यूएसए, 5वें पे ब्राजील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे जो आता है वह है इंडिया। याद रहेगा कि 7 कंट्री कौन कौन, इसके जस्ट पहले वाली कंट्री कौन कौन से? सबसे पहले पे रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, 5वां ब्राजील, और छठा हमारा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, और 7वां इंडिया। ये याद रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से, भारत विश्व का 2nd कंट्री है, दूसरे नंबर का है। इससे ज्यादा जनसंख्या केवल एक ही कंट्री का है, वो है चाइना, चीन का। और बात करें कि भारत, जैसे मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया 2.43 है पूरे विश्व का, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे विश्व का 17.5% है। याद रखिएगा भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। याद रहेगा।
अब आते हैं सबसे सुदूरतम बिंदु का। चलिए सुदूरतम बिंदु जान लेते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। बात करते हैं हम उत्तरी बिंदु से। उत्तरी बिंदु की यदि हम बात करें, जो हमारा कहाँ पर वर्तमान में लद्दाख में है, याद रखिएगा लद्दाख में हो गया है, वर्तमान में कहाँ पर है, लद्दाख में है, जिसका नाम है सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसका नाम है आपका, सब लोग जानते होंगे, नहीं पता देख लो भैया, इंदिराकाल। क्या है, इंदिराकाल। इंदिराकाल जो है आपका सबसे उत्तरी बिंदु है। याद रखिएगा पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था, जब तक जम्मू एंड कश्मीर दो भागों में नहीं बटा था। अब दो भागों में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, अब यह लद्दाख में हो गया है, याद रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि सबसे दक्षिणतम बिंदु जो आता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका ग्रेट याद रखिएगा ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है, जिसका नाम है आपका उसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। इसका इंदिरा, हाँ इंदिरा, मैं इंदिरा लिख दिया हूं, इंदिरा लिख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यह आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा कि किस नाम जानता है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु, ठीक है। और इसके अलावा सबसे गुजरात में है तो सबसे पश्चिमी बिंदु है, जिसका नाम है गौरमोता। याद रहेगा, गौरमोता आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, और हमारा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल है, और हमारा सबसे दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्थलीय सीमा के भीतर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो है कन्याकुमारी। याद रहेगा कौन सा है, कन्याकुमारी है। ये हमारा भौगोलिक स्वरूप मैं बता रहा था, जो भी बता रहा हूं ये केवल भौगोलिक स्वरूप बताया। और रही बात आगे की, तो इसके जस्ट आगे वाले जब लेक्चर लेकर आएंगे तो इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस करा देंगे, उसके कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करा देंगे। इसके अलावा, इस क्वेश्चंस के अलावा मैं लेकर के आऊँगा अगला जो चैप्टर होगा, वह चैप्टर आपका होगा, वह कुल मिलाकर के भूगर्भिक संरचना का होगा। मैंने भौगोलिक संरचना के बारे में बात की, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात की, अगला जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, अर्थात अगला होगा भूगर्भिक संरचना भारत की क्या रही है और कितने चट्टानों में, कितने क्रम की चट्टानों में इसको बांटा गया है, इसके बारे में विद मैप पर हम समझेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।